समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों के माध्यम से शासन प्रशासन और समाज को नई दिशा देते रहती है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे केस शामिल हैं जिसने भारत के राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था में बहुत ही ऐतिहासिक परिवर्तन लाया है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह बेहद ही ऐतिहासिक मसला है और वह मसला आप यहाँ देख रहे होंगे। केशवानंद भारती मामले के 50 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि आज के ही दिन 1973 में केशवानंद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और यह डिसीजन ऐसा था कि भारत की राजनीति, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में काफ़ी कुछ बदलाव लेकर के आया था। तो यह मुद्दा क्या है, इस पर हम चलेंगे और डिटेल से बात करेंगे कि इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा है। उससे पहले एक ऑफर है आपके लिए, संस्कृति आईएएस परिवार की तरफ से एक तोहफा है और वह ऑफर जो है सिविल सर्विसेज डे के अवसर पर दिया गया था। पूरे एक वीक का है, यानी कि 21 से 28 अप्रैल तक यह आपके लिए वैध है। ऑफर यह है कि जो भी कोर्स संस्कृति आईएएस चलाती है उस पर 50% तक का भारी छूट आपको दिया गया है। कौन कौन से कोर्स हैं, जरा इसके अंतर्गत, इस ऑफर के अंतर्गत उसे देख लेते हैं। यदि आप जीएस फाउंडेशन का लाइव कोर्स लेते हैं तो भी, और यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी है तब भी आपको 50% तक की धनराशि में छूट दिया जाएगा। देखिए, हिंदी माध्यम के लिए सीसेट एक बहुत बड़ा सरदर्द हमेशा से रहा है, तो सीसेट का भी यदि आप लाइव कोर्स लेते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता बनाते हैं प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसमें भी आपको 50% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। एनसीईआरटी बेस के लिए बहुत जरूरी है यूपीएससी की तैयारी के लिए, इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी का लाइव कोर्स लेते हैं तो उस पर भी 50% तक का छूट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए पेन ड्राइव कोर्स संस्कृति आईएएस देती है और पेन ड्राइव कोर्स में यदि आप प्रीलिम्स का कोर्स लेते हैं जिसमें जीएस और सीसेट दोनों ही खंड होंगे, और दूसरा है पेन ड्राइव कोर्स में कि आप यदि वैकल्पिक विषय लेते हैं और वैकल्पिक विषय में आपका इतिहास या भूगोल है तब भी आपको 50% तक की छूट दी जाएगी। तो यह एक तोहफा था। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं तो संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, विशेष जानकारी लेकर के आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए, अब हम सीधे अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि यह जो आज का हमारा टॉपिक है अपने आप में बेहद ऐतिहासिक मार्मिक फैसला रहा था सुप्रीम कोर्ट का उस समय, और आज से 50 साल पहले की बात की गई है। सबसे पहले हम आज की खबर को देख लेते हैं। अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पर 50 ईयर्स ऑफ केशवानंद भारती केस एंड इट्स लेगेसी की बात की गई है। हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज इन्वॉल्व द बेसिक स्ट्रक्चर, यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे कि संविधान का आधारभूत ढांचा पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा था, तो उस पर हम डिटेल से जरा देखेंगे। अगर आप उस वक्त, जब मैंने कहा कि 1973 का ये मामला है, तो उस वक्त क्या मसला आया था जब यह केस आया था, तो उस वक्त जो इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, आप देखिए आज का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर यह कहा गया है, लेकिन उस वक्त 1973 का आप देखेंगे तो उस दिन का अगर आप न्यूज़पेपर को देखें इंडियन एक्सप्रेस का, तो क्या हेडलाइन आया था, यहाँ पर देखिए, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, यानी कि उस वक्त ये बात की गई थी कि मौलिक अधिकार जो है उसमें भी संसद के द्वारा तब्दीली की जा सकती है, बदलाव किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहते नजर आती है केशवानंद वाद केस में, जो कि केरल सरकार के अगेंस्ट था। तो यहाँ पर मसला क्या था, सबसे पहले उसे हम समझ लेते हैं। देखिए, इसके पीछे के और भी कई केस हैं जिसको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे, क्योंकि वह जरूरी हो जाएगा। चाहे वो शंकरी प्रसाद का मामला हो, चाहे वो संजय सिंह वाला मामला हो जो कि 1965 में आया था, गोलकनाथ वाद एक है जो कि 1967 में आया था, वह भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा, और फिर केशवानंद तो 1973 का मसला है ही। तो इसमें जो मसला हुआ था कि यहाँ पर आप यूँ समझिए कि एक मठ है और मठ का नाम है एडनीर मठ, जो कि केरल में पड़ता है। मैं यहां लिख भी देता हूं, एडनीर मठ की बात की जा रही है, ठीक है। इस मठ के पुजारी प्रमुख हुआ करते थे केशवानंद। वहां पर क्या हुआ था, उस समय केरल गवर्नमेंट ने एक विधेयक लाया था और वह विधेयक क्या कहता था, भूमि के सुधार से अंतर्गत हुआ था। उस विधेयक का नाम था केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963।
उस वक्त क्या था कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से ही इस तरह की स्थिति चलाई गई थी। कई आंदोलन, भूदान आंदोलन भी हुआ था। आपको ध्यान होगा कि कुछ व्यक्ति के पास बहुत अधिक संपत्ति है, भूमि है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं समाज में जो भूमिहीन हैं। तो समरसता पूर्वक समाज बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि भूमि की सीमा एक तय कर दी जाए कि इससे अधिक भूमि किसी व्यक्ति या संस्थान के पास नहीं होगा। तो केरल गवर्नमेंट इसको लेकर के यही केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 लेके आई थी। इसके तहत ऐसा देखा गया कि यह जो मठ था, एडरी मठ, इसके जो भूमि थी उसकी भी सीमा रेखा एक तय कर दी गई। तो इसके अंतर्गत बहुत सारा जो संपत्ति था वह राज्य के पास चला जाता। इसी चीज को लेकर के केशवानंद जो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, वहां जाकर के इन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, राज्य उसका हनन कर रही है। उस वक्त जो था संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन आज आप जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, फिर क्या है? तो एक कानूनी अधिकार है। इसको आपको ध्यान भी रखना है कि यदि कभी एग्जाम में आ जाए कि संपत्ति के अधिकार की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है ये आपका फंडामेंटल राइट्स अब नहीं है, ये क्या है? एक कानूनी अधिकार केवल रह गया है हमारे पास। ठीक है, राज्य चाहे तो कुछ उचित मुआवजा देकर के हमारी भूमि ले सकती है। जैसे कि मान लीजिए हाईवे कहीं से गुजर जा रहा है या कोई प्रोजेक्ट कहीं पर पास करता है, कहीं पर सरकार को एयरपोर्ट बनाना होता है, तो वहाँ की जो आसपास की भूमि होती है सरकार एक उचित मुआवजा देकर के किसानों से भूमि ले भी लेती है। ये आप प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर पर देखते भी होंगे मसला। तो यह मामला वहाँ से उभरता हुआ उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया केशवानंद के द्वारा। ठीक है, तो यह केरल राज्य के अगेंस्ट मामला था, इसको लेकर के हम चलेंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि केशवानंद भारती मामला क्या था जो कि 1973 में आया था। यहां समझना एक बात और जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को देख रही थी तो 13 न्यायाधीश का बेंच इसको बैठा था। तो 13 न्यायाधीश के बेंच अब तक नहीं बैठा है किसी भी मामले में, यानी कि अभी तक की भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास को देखेंगे तो सबसे बड़ी बेंच जो है इसी केस में बैठी थी। कितने जज थे इसमें? 13। और इसे एक संवैधानिक पीठ कहा गया। तो संवैधानिक पीठ कब बैठती है सुप्रीम कोर्ट में? यानी कि संविधान से जुड़े हुए मसले जब होते हैं उसके संदर्भ में कुछ आता है तो सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ तय करती है, वही उस मसले को देती है। अब इसमें जो था केस बहुमत से कैसे आया था? तो 6-7 के, यानी कि 6 जज जो थे इसके विपक्ष में और 7 जज जो थे इसके पक्ष में थे। यहां आप इस स्थिति को देख भी रहोगे। मेजॉरिटी ओपिनियन की बात जो की गई थी तो यहां पर 7 जज जो है इसके पक्ष वाले और 6 जज इसके विपक्ष वाले थे। यहां पर उस समय का इंडियन एक्सप्रेस में इस तरह से दिया गया था ये हेडलाइन। अब यहां पर जब 7-6 के बहुमत से यह फैसला दिया गया था तो उस वक्त सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को ओवर रूल्ड किया था। अब यही हमें समझना होगा कि फिर गोलकनाथ का मामला था क्या, जो कि 1967 में आया था। तो उसे अगर आप समझ लेंगे तो फिर वहां से केशवानंद मामले को भी आप समझ पाएंगे। यहां पर हम चलेंगे, अभी डिटेल से इसको देखेंगे। उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कहा जो अभी तक चलता आ रहा है। और वह क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? एक नया सिद्धांत देता हुआ कि आप आधारभूत संरचना यानी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। किसे कहा गया? विधायिका को कहा गया, यानी कि संसद को कहा गया कि आप कुछ भी कीजिए, किसी भी मुद्दे पर कानून बनाइए, संशोधन कीजिए, लेकिन संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बेसिक स्ट्रक्चर को सही से परिभाषित नहीं किया, अभी भी नहीं किया है, और साथ ही इसकी जो पूरी लिस्ट है वह भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। कई निर्णयों के माध्यम से, हम सुप्रीम कोर्ट के कई केस हैं उसके माध्यम से एक अंदाजा लगता है कि ठीक है यह भी चीज़ जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, यह भी बातें हैं बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाएगा, लेकिन कोई परिभाषा नहीं है, कोई लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरीके से इसमें जारी नहीं किया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि गोलकनाथ मामले को आपको जानना जरूरी हो जाएगा, और यदि गोलकनाथ मामले को समझेंगे तो शंकरी प्रसाद मामले को जानना जरूरी हो जाएगा। तो 3 मामला है, इसे हम यहां देख लेते हैं। देखिए वैसे तो ये मुद्दा थोड़ा सा जटिल है। शंकरी प्रसादवाद को देख लेते हैं, यहां पर गोलकनाथ की भी देख लेते हैं, ठीक है, और फिर यहां पर एक चीज और यहां पर देख लेते हैं, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, ये 3 मसला हमारे समक्ष यहां पर आता है। इसको जरा डिटेल से देख लीजिए क्योंकि यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपके लिए बेहद जरूरी है। काफी थोड़ा सा पेचीदा मामला तो है, कॉम्प्लेक्स है, यह
हालांकि आप इसे बहुत प्यार से समझेंगे तो बहुत मुश्किल है नहीं। तो 1951 में यह मामला आता है, ठीक है, यानी कि शंकरी प्रसादवाद जो है 1951 में पहुंचता है। और गोलकनाथ को अगर आप देखेंगे तो 1967 का ये मामला आता है। और वहीं पर केशवानंद आप देख ही रहे हैं 1973 का मामला आता है। तो सबसे पहले ये एक चीज पता चल गई आपको। यह तीनों चीजों में आप एक चीज मान के चलिए कि फंडामेंटल राइट्स को लेकर के बातें की गई है, यानी कि संविधान संशोधन वगैरह को लेकर के बातें की गई है। तो सबसे पहले हम ये चीज देख लेते हैं। मैं आपको कि जितनी आसानी से हो सकता है, जितनी साधारण भाषा में हो सकता है, इसको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप भी एफर्ट लगाइए। देखिए, शंकरी प्रसादवाद जब मामला आया था 1951 में, यह मामला क्यों पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में? तो यह जो संविधान का पहला संशोधन हुआ था, उस पहले संशोधन को चुनौती देने के लिए। और पहला संशोधन संविधान का क्या होता? भूमि से संबंधित मसला था वो। तो इस पहले संविधान के संशोधन को चैलेंज करने के लिए शंकरी प्रसाद पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को चेक किया, मौलिक अधिकार की बात की गई। इन्होंने कहा कि भाई यह जो है हमारा मौलिक अधिकार है, राज्य हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीन नहीं सकती है, यह निर्बाध है। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि राज्य चाहे तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट तर्क भी देती है। 2 अनुच्छेद है, इस दोनों अनुच्छेद में मामला फंसता रहेगा, इसलिए आप इसे ठीक से जरा देख लीजिए। एक तो अनुच्छेद 368 आ जाएगा और दूसरा अनुच्छेद यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, आ जाएगा 13। अब देखिए, अनुच्छेद 13 जो होता है वह सामान्य विधि है, ठीक है। और अनुच्छेद 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि मान लीजिए संसद जो है किसी चीज पर संशोधन करती है संविधान में, यदि मुझे लगता है कि वह संशोधन तार्किक नहीं है तो हम उस संशोधन को रद्द कर देंगे। बहुत प्यार से सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया है संसद को, ठीक है। अब यहाँ अनुच्छेद 368 क्या है? अनुच्छेद 368 जो है संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति देता है, ठीक है। यहां पर इसके तहत संशोधन की शक्ति, चीजें बहुत क्लियर हो जानी चाहिए ताकि इस मसले को आप आसानी से समझ जाए। और अनुच्छेद 13 की बात की जाएगी सामान्य विधि की, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देखिए भैया, अगर कुछ चीजें आपने ऐसी वैसी की है तो हम रद्द कर देंगे मामला, ठीक है। अब यहां पर शंकरी प्रसादवाद पे आ जाते हैं। शंकरी प्रसादवाद में सुप्रीम कोर्ट यह कहती है, अनुच्छेद 368 और 13 दोनों का हवाला देती है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यह संशोधन जो करने की शक्ति दी गई है, इसीलिए कि यह अनुच्छेद 368 जो है वह क्या होता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यहां नहीं आता है, 13 के अंतर्गत नहीं आता है, सामान्य विधि के अंतर्गत नहीं आता है। यह तर्क दे रही है सुप्रीम कोर्ट। और चूंकि अनुच्छेद 368 यहां पर अनुच्छेद 13 के अंतर्गत नहीं आता है, सामान्य विधि के तहत नहीं आता है, इसीलिए यहां पर संशोधन किया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स में, हम उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट यहां कह रही है। अब गोलकनाथवाद होता है 1967 में। ध्यान रखना, यहां एक और केस होता है, वह सज्जन सिंह वाद था 1965 में। इस केस को भी आप देख लीजिए, यहां पर सज्जन सिंह वाद होता है, कब होता है? 1965 में। तो इस दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट लगभग एक जैसा ही फैसला देती है, लेकिन मामला बदल जाता है गोलकनाथ वाद 1967 में। यहां पर जब यह मामला पहुंचता है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ही फैसले को एक बार ओवररूल्ड कर देती है, पलट देती है, और कहती है कि देखिए यहां पर क्या क्या फंडामेंटल राइट्स में आप संशोधन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि फंडामेंटल राइट को आप संशोधित नहीं कर सकते हैं। अब यहां मामला फिर से फंस गया कि आप पहले ये कह रहे थे, फिर ये कह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि ये जो अनुच्छेद 368 है, यह अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है। अब देख लीजिए, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को बताया था कि 368 जो है 13 के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए आप संविधान संशोधन कर लीजिए। लेकिन यहां वही बात पलट के कह रही है कि नहीं, यहां पर अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आएगा, इसीलिए आप संविधान संशोधन नहीं कीजिए। अगर कुछ भी अतार्किक ऐसा लगता है तो हम उस मामले को देखेंगे, रद्द कर देंगे। अब यह मामला फिर से पहुंचता है केशवानंद वाद में, और यहां पर फिर से सुप्रीम कोर्ट एक लैंडमार्क डिसीजन देती है। केशवानंद जब पहुंच जाते हैं केरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, राज्य के अगेंस्ट में, और यहां जाकर के तर्क देते हैं कि केरल भूमि
सुधार अधिनियम 1963 आया है सर, और उसमें केरल सरकार ने सभी लोगों के लिए, संस्थाओं के लिए भूमि की सीमा तय कर दी है। इसके आधार पे मेरी बहुत सारी संपत्ति राज्य के पास चली जाएगी, तो हम अपना कामकाज सही से, हमारा मठ जो है एडमिन मठ सही से नहीं कर पाएगा। अनुच्छेद 26 का हवाला देते हैं केशवानंद, आर्टिकल 26 की बात करते हैं, तो जरा इसको ध्यान से देख लेना है। आर्टिकल 26 हमारा क्या कहता है, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी जो धार्मिक संगठन होते हैं ना, उसको स्वतंत्रता देता है। किस चीज के लिए? कि आप अपना नियंत्रण का काम कीजिए, प्रशासन का काम कीजिए, यानी कि आंतरिक देखभाल आप सब कुछ अपने मठ का, अपनी धार्मिक संस्था का कीजिए। लेकिन यहाँ केशवानंद कहते हैं कि भाई राज्य हमारे मामलों में, आंतरिक मामलों में दखल कर रही है, इसीलिए हम अपना प्रशासनिक कार्य सही से नहीं चला पा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मामले को देखती है, और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने कहा, 13 जज का एक संवैधानिक पीठ बना देती है, जो अभी तक का सबसे बड़ा बेंच रहा है न्यायपालिका के हिसाब से देखें तो। यहां पर फिर फंडामेंटल राइट को लेकर के बात की जाती है। यहां सुप्रीम कोर्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है, और फिर गोलकनाथ बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसको ओवररूल्ड कर देती है, और फिर से सुप्रीम कोर्ट यहां कहती है कि जो फंडामेंटल राइट्स है आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। किससे कह रही है? संसद से। कि यहां पर देख लीजिए, यहां पर कह रही है कि संशोधन कर सकते हैं, यहां कह रही है फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकते हैं, फिर यहां कह रही है कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इफ एंड बट के साथ। और वह क्या सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया? यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर एक चीज लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और यही एक लैंडमार्क डिसीजन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संशोधन कीजिए ना संविधान का, फंडामेंटल राइट भी संशोधित कीजिए, मैंने कब रोका है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ना छेड़छाड़ मत कीजिएगा। संविधान की कुछ आधारभूत ढांचा है, उसको बिल्कुल छेड़िएगा नहीं, नहीं तो फिर हम पहुंच जाएंगे, हमारे पास ऐसे अधिकार हैं कि फिर हम उसको चेक करेंगे और फिर हम मामला रद्द कर देंगे। तो इन लोगों ने पूछा, राज्य ने पूछा सुप्रीम कोर्ट से, तो सर एक चीज बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि संशोधन कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच, हम करेंगे संशोधन, जहां जरूरत होगा कर लेंगे, ठीक बात है। अब बेसिक स्ट्रक्चर का आपने बात कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को टच मत करना, ठीक बात है, लेकिन हुजूर ये तो समझाइए कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं बताएंगे हम, अभी समय समय पर हम बताते रहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। बेसिक स्ट्रक्चर को परिभाषित करने का जो हक है, जिम्मेदारी है, वो मेरी है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वो हम समय समय पर आपको बताएंगे, मेरे निर्णयों से पता चलता रहेगा, और आज भी यही हो रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से परिभाषित नहीं है। तो ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आप इस चीज को और थोड़ा डिटेल से देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मामला तो है, मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी आसानी से हो सकता है उतनी आसानी से एक थाल में परोस के चीजें आपके लिए रख दूं। फिर भी यदि आपको लगता है तो आप और भी टेक्स्ट बुक पढ़िए, आप संविधान को पढ़िए, थोड़ा सा समझिए इन चीजों को, ताकि और भी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आधारभूत संरचना क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बातें मैंने कहा है वही आपके लिए मैंने यहाँ लिखा है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखिए यहाँ देखिए, संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है। यह बात जो है संविधान जब लागू हुआ था उसके 1 वर्ष पश्चात ही आ गया। मैंने जैसा कहा था, शंकरी प्रसाद पहले ही पहुंच गए, पहले संविधान संशोधन के चुनौती देते हुए 1951 में इस मामले को लेकर के, तो ये मामले चलते रहे, न्यायालय के समक्ष ये मामला पहुंच गया। संविधान की आधारभूत संरचना तक का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान, भारतीय राजनीति और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। अब जरा मसला देखिए कि लोकतांत्रिक आदर्श क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर फिर भारतीय राजनीति के जो दशा दिशा तय करने की बात की गई है, संविधान है, उसकी उद्देशिका है, जितने संविधान की अनुसूची हैं, भाग हैं, वो सारी चीज के डिटेल्स इसके अंदर आ जाएगा। इन प्रावधानों को संविधान में संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है, यही बातें की गई है। हालांकि स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया है, तो परिभाषित नहीं करने के जो संदर्भ में अगर देखें तो फिर इसे सही से लिस्ट के फॉर्म में, अब राज्य के पास ऐसी कोई लिस्ट है नहीं, राज्य के पास ऐसी कोई सूची नहीं है जिसके आधार पर वो तय कर ले कि चलो इन इन चीज़ों को टच नहीं करेंगे, बाकी चीज़ों को संशोधित करते हैं। ऐसा कुछ भी राज्य के पास अभी मौजूद नहीं है। बुनियादी संरचना का सिद्धांत को अभी तक सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जैसा मैंने कहा। हालांकि न्यायपालिका जो है समय समय पर कुछ निर्णय देते रही है, तो उन निर्णयों को यदि आधार बनाया जाए तो हम यह समझ सकते हैं कि
सुप्रीम कोर्ट है वह किस दिशा में जा रही है, वह बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब बताना चाह रही है राज्य को, संसद को, यह समझा जा सकता है। तो विभिन्न फैसलों के आधार पर मूल संरचना अथवा इसके तत्वों को पहचाना जा सकता है। और वह क्या हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि देखिए, किसी भी आधार पर संविधान की सर्वोच्चता होगी, यानी कि सर्वोच्च दस्तावेज जो है, सर्वोच्च शक्ति जो है, वह कौन सा है? संविधान है। तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप संविधान में परिवर्तन कीजिए, आप संविधान को संशोधित कीजिए, पर इतना नहीं कि ऐसा ना हो कि नया संविधान आप बना दें। तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। राष्ट्र की एक तो अखंडता की जब भी बात आएगी तो राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो वहां पर हम देखेंगे, अगर इससे संबंधित कोई बदलाव आपने किया तो हम देख लेंगे उसे। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की बात भी की गई है। यदि आपको ध्यान हो तो अनुच्छेद 21 की चर्चा मैं यहां करना चाहूंगा। अनुच्छेद 21 जो है, जीवन का अधिकार की बात किया गया यहां पर, और आधार अधिनियम 2015 के आसपास का ध्यान होगा, तो आधार अधिनियम को वित्त विधेयक बना करके सरकार लाने की कोशिश की थी। तो यहां निजता की बात की गई और लोग यहां याचिका लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और लोगों ने कहा कि देखिए साहब, हुजूर, ऐसा है कि राज्य हमारी निजता का उल्लंघन कर रही है, तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, गरिमा है, उस पर हमें ठेस पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, हम देखते हैं इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को देखा और पाया कि वाकई राज्य जो है लोगों की गरिमा का और उसकी जो स्वतंत्रता है उसका अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है, और बहुत चालाकी से वित्त विधेयक के मामले से सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तो यहां देखना होगा, तो इससे वह समझ में आ गया कि देखिए, यह मामला भी अब जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत है, तो यहां टच नहीं करना है। यह चीजें भी एक निर्णय से ही पता चला। जो संसदीय प्रणाली है, भारत का जो एक संसदीय प्रणाली व्यवस्था बना हुआ है, उसके साथ आप संशोधित मत कीजिएगा, उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। कानून का शासन सर्वोपरि होना चाहिए। उसके बाद न्यायपालिका की जब बात की जाएगी या फिर चुनाव की जब बात की जाएगी, तो यहां ध्यान रखना होगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर कार्यपालिका या विधायिका का दबाव ना हो, उस पर हस्तक्षेप ना करे। ये दूसरी बार, जो चुनाव प्रक्रिया होगी, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक व्यवस्था है, तो उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है। वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग, यानी कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो। यदि मूल संरचना प्रभावित होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे देखेगी और फिर उसे रद्द भी कर सकती है। अब यह तो बात हो गई आधारभूत संरचना की, लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर की कुछ आलोचनाएं भी हैं, इसके अगेंस्ट कुछ बातें कही गई है, उसे भी देख लेना जरूरी है। हम क्यों ऐसा समझे कि हर मामले में सुप्रीम कोर्ट का ही पक्ष देखें? संसद भी तो है, वहां जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं जो जनता की आवाज है, तो उनका क्या मानना है, उनके पक्ष क्या है, इसको भी देखिए। यहां पर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की बात की गई है, जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, उसमें यह है कि भाई न्यायपालिका न्याय से संबंधित कामों को देखेगी, विधायिका जो है जरूरी मसलों पे कानून बनाएगी, कार्यपालिका उस कानून को लागू करवाएगी। तो लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि जब आप आधारभूत संरचना डालेंगे तो संविधान बनाने का काम जो है या संशोधन का काम, उसमें कानून वगैरह क्या बदलाव आएगा, ये सब तो पार्लियामेंट का काम है ना। लेकिन अब यहां भी जो है पहुंच चुकी है न्यायपालिका, तो यहां यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका का काम था कि न्यायालय की चीजों को देखें, लेकिन अब विधायिका के कामों को, शक्तियों को अतिक्रमित कर रहे हैं। तो यह एक आरोप न्यायपालिका पर है। और दूसरा कि संसद जो है अपने आप में एक संप्रभु संस्था है, तो उस संस्था की जो गरिमा है उसको बनाए रखा जाए, उसको अधिकार दिया जाए कि वह विधि से संबंधित कार्य करे। हालिया भी कुछ घटना देखेंगे, समलैंगिक विवाह की बात चल रही है, तो वहां भी यही बातें की जा रही है। सरकार यही तर्क दे रही है कि न्यायपालिका इस पर कोई कानून ना बनाए, फिर हमारे होने का क्या मतलब हो गया। हम जनप्रतिनिधि हैं, चुन के आए हैं, हमारा यह काम है कि हम विधि निर्माण करें, लेकिन न्यायपालिका यदि विधि निर्माण करने लग जाएगी, फिर हमारा क्या रहना, फिर हमारी क्या जरूरत है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि संसद की संप्रभुता जो है वह कमजोर होगी। कोई निश्चित स्पष्टीकरण नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मूल संरचना है, तो मूल संरचना को परिभाषित तो कर दीजिए, या फिर आप ये तो बता दीजिए कि लिस्ट कि ये चीजें हैं, इसको टच मत करिएगा, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो गया, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, बाकी चीजें आप देख लीजिए। अब मान लीजिए संसद किसी भी मसले को संशोधित करती है
और कल को वो पीआईएल पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट स्वतः देखती है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह मामला तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ गया, तो इतना वक्त जो है, इतनी ऊर्जा जो है, इतने संसाधन है, सभी वेस्टेज चला जाएगा, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी। तो इन सब मुद्दों को समझना बहुत जरूरी है। आधारभूत सिद्धांत के कुछ ऐतिहासिक मामले भी आए हैं। जब यह बेसिक स्ट्रक्चर का बात किया गया तो बेसिक स्ट्रक्चर के बाद इससे जुड़ी हुई कई निर्णय आए जो इसको आधार बना करके, यानी कि केशवानंद बात जो हुआ था उसमें जो डिसीजन आया, उस डिसीजन को बेस बना करके कुछ केसेज हुए उससे आगे आने वाले सालों में, जो कि बहुत दिलचस्प हुआ। उसी के अंतर्गत एक केस है इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, 1975 में हुआ था। तो 1973 में ही ये केशवानंद वाद हुआ था और 75 में केवल 2 वर्ष बाद पहला केस इससे टकरा जाता है इसी मुद्दे से। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहली बार केशवानंद फैसले में निर्धारित सिद्धांतों को लागू किया, जैसा कि मैंने कहा था, तथा 39वां संशोधन अधिनियम 1975 को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति और क्या है, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की चुनौती पर सुनवाई करने से रोक दिया था। 39वां संविधान संशोधन 1975 में जब हुआ था तो उसके तहत यह तय किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, जो कि राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उससे जुड़े हुए मामला को वह नहीं देखेगी। लेकिन यहाँ पर जब यह मामला हुआ इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए इस मामले को रद्द कर दिया, इस संशोधन को ही रद्द कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक केस और बहुत फेमस है, आप इस केस को समझ लीजिए, लगातार पॉलिटी में यह केस आपका पीछा करेगी ही। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1980 का एक फेमस केस है भारतीय इतिहास में। सर्वोच्च न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के तहत संसद के अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त असीमित शक्तियों के प्रावधान को अमान्य कर दिया था। उन्होंने कहा कि शक्ति असीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान द्वारा संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति प्रदान की गई है, इसीलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक लागू ना करे, वहां से बचे संसद। तो ये 2 केस बहुत फेमस हुआ। अब यहां पर समझ लीजिए इसके कुछ और महत्व हो जाएंगे, क्या क्या महत्व हैं। जैसे कि ये 2 केस आपने देखा, इससे संबंधित और भी केस हैं। आप NJAC 2015 का मामला सुने होंगे, उसमें क्या था कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की बात की गई थी, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर में का दखल मानते हुए उसे भी रद्द कर दिया था, उस संशोधन को भी। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा इन केसेस को। अब चलिए, निर्णय और सिद्धांत का महत्व क्या यहाँ पर हो जाएगा उसे देखिए। न्यायिक समीक्षा को मजबूत करने की बात की जाती रही है कि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो जुडिशियल रिव्यू जो होगा वह मजबूत होगा और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति का अधिकार है वह संसद के द्वारा या फिर जो विधि के द्वारा है उसे नहीं कुचला जाएगा। अनुच्छेद 368 के बारे में कुछ स्पष्टीकरण है, उसे समझ लीजिए। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन के लिए केवल एक प्रक्रिया बताया गया है, एक प्रोसेस है केवल मात्र यह। इसे संविधान के मूल को बदलने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद में निहित शक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। यानी कि संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसके साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए, एक नया संविधान मत बना लीजिए 368 का हवाला देते हुए, जिसे संविधान की मूल संरचना के रूप में वर्णित किया गया है। अब देखिए, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था की बात की गई है। जब केशवानंद भारती का फैसला आया 1973 में, तो इसने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक समीक्षा जो है संसदीय संप्रभुता को हड़पने का साधन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जब तर्क उधर से आया कि भाई आप जो है जो संसद का अधिकार है, जो विधि बनाने का हमारा एक अधिकार है, उसमें दखल दे रहे हैं, तो यहाँ पर इस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाह रही है कि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा जो है संसदीय संप्रभुता को हड़पने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चेक और बैलेंस की प्रणाली बनी रही। यानी कि संवैधानिक पदाधिकारी अपनी सीमा से अधिक नहीं हैं, उन्हें इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन होने लग जाए। तो यह पूरा मसला था। हालांकि यह मसला 15-20 मिनट में पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितनी आसान भाषा में, जितने आसान तरीके से हो, आपके सामने इसे पेश किया जाए। आप इस टॉपिक पे और डिटेल से पढ़िए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला हो जाता है।
प्रीलिम्स के लेवल पे भी और मेंस के लेवल पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है यह। और तीनों ही बात जो मैं कहा, शंकरी प्रसाद देख लीजिए आप, गोलकनाथ देख लीजिए और केशवानंद। अगर शंकरी प्रसाद के साथ आप सज्जन सिंह वाद देखना चाहें तो वह भी बहुत बेहतर होगा, आप उसे देख लीजिए और बेसिक स्ट्रक्चर को थोड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए, इससे संबंधित एक प्रश्न है, और प्रश्न जो है चूंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है तो अभी हम मेंस का, वैसे मेंस का अच्छा प्रश्न इस पे बनता है, लेकिन हम प्रीलिम्स का ही लेके आए हैं क्योंकि अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा इसी को प्रैक्टिस कीजिए। प्रश्न यहाँ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन पहचानना है। ठीक है, अब देखिए, मिनर्वा मिल्स बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान द्वारा संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति प्राप्त है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो इस दोनों में आपको यह देखना है कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है। जो भी कथन गलत हो वही 4 विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से उसका सही जवाब होगा। तो वो उसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने टॉपिक पर हमने बात की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। हम जल्द ही अगले मुद्दे के साथ आपसे जुड़ेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।